नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पेट के सिलेबस अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसमें हिस्ट्री में जो हमारा आज अगला टॉपिक है वो राजपूत काल का तीसरा पार्ट है और अंतिम भाग है। तो चलिए देखते हैं। जहाँ पर राजपूत काल में हमने आपको बताया था कि स्पेशली राजपूत काल में राजपूतों में 4 वंश को पढ़ना है: चौहान, चालुक्य, परमार, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, जिनमें से गुर्जर प्रतिहार और परमार अर्थात मालवा के परमार का अध्ययन हमने कर लिया है। उसी कड़ी में आज हम चाहमान या चौहान को ही चाहमान भी बोलते हैं। ठीक है, इनका प्लस गुजरात के चालुक्य या गुजरात के अनिलवाड़ा के चालुक्य या इन्हीं को सोलंकी के चालुक्य भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। पहली चीज़ तो चाहमान या चौहान वंश की स्थापना शाकंभरी में वासुदेव ने की थी। स्पेशली शाकंभरी पड़ता कहाँ है? तो शाकंभरी आपके अजमेर, राजस्थान के अजमेर ज़िले के सांभर ज़िले में पड़ता है। एक ज़िला है सांभर, वहीं पर पड़ता है शाकंभरी। वहाँ पर वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। लेकिन स्पेशली चौहान जो है ये गुर्जर प्रतिहारों के ही शामिल थे। क्लियर? दूसरा, उसके बाद जो इनमें योग्य शासक आता है वो है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है। महाराजाधिराज परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि में से किसने धारण की थी? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, इनमें से कोई नहीं या कोई एक अन्य दे देता है। तो पृथ्वीराज प्रथम ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। क्लियर? वहीं पर इन्होंने जैन मंदिरों में स्वर्ण कलश का एक लेयर चढ़वाई थी, एक परत स्वर्ण कलर के शिखर पर। पूरे मंदिर में नहीं, जैन धर्म के जितने मंदिर थे उनमें स्वर्ण कलश पे स्वर्ण कलश की परत चढ़वाई थी। उसके बाद जो अगला शासक आता है वो है अजयमेरु। स्पेशली जो अजयमेरु है या अजयमेरु या अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी। ये पॉइंट बहुत पूछता है। अजमेर की स्थापना अजयराज ने की थी। और एक चीज़ जान लें कि अजयराज के बाद उनका पुत्र गद्दी पर अर्णोराज बैठता है 1130 से 1150 में, जो कि अर्णोराज या क्या बोलते हैं कि अजयराज की पत्नी का नाम था रानी सोमल देवी। रानी सोमल देवी का पुत्र था अर्णोराज, जिसकी टाइमिंग है 1130 से 1150। अजमेर में महमूद गजनवी को इसने हरा दिया था, पराजित किया था। इसने वराह मंदिर का भी निर्माण कराया था। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ विग्रहराज बीसलदेव या इन्हीं को विग्रहराज चतुर्थ बोलते हैं, या इनका दूसरा नाम बीसलदेव भी है। क्लियर? तो आप कंफ्यूज मत होना। कई बार पूछा गया बीसलदेव निम्न से किसको कहा जाता है, तो चतुर्थ विग्रहराज या विग्रहराज चतुर्थ को, जिनकी टाइमिंग 1150 से 1164 है। क्लियर? जिसकी वजह से और इन्होंने जो विग्रहराज है इसके समय चौहान वंश की सत्ता चरमोत्कर्ष पर थी, चरमोत्कर्ष पर। क्लियर? और ये एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। ठीक है, जिससे इसने हरकेली की रचना भी की थी स्वयं बीसलदेव ने। हरकेली एक संस्कृत नाटक था जिसकी रचना बीसलदेव ने या विग्रहराज चतुर्थ या चतुर्थ विग्रहराज बीसलदेव ने की थी। क्लियर? ये हरकेली बहुत पूछता है कि हरकेली किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा। क्या है? नाटक है। किसने? तो बीसलदेव ने। उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, और उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय आते हैं। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय की माँ का नाम था कर्पूर देवी। पृथ्वीराज तृतीय की माँ का नाम था कर्पूर देवी। कर्पूर देवी, जो कि इनका ही पुत्र था पृथ्वीराज तृतीय। एक अल्पवयस्क पुत्र होने के कारण, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण ये अल्पवयस्क थे, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ समय के लिए ये मतलब चौहान वंश की संरक्षिका के रूप में इन्होंने काम किया था। तो ये पॉइंट पूछता है कि चौहान वंश में किस महिला ने एक संरक्षिका के रूप में काम किया, जिनका पुत्र अल्पवयस्क होता था, जिसके कारण उन्होंने संरक्षिका के लिए काम किया था। तो वो है कर्पूर देवी। वहीं पर विग्रहराज जो है, इन्होंने इनका उल्लेख दिल्ली के
शिवालिक स्तंभ से मिलता है। दिल्ली शिवालिक स्तंभ से विग्रह राज के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात इनका जो उल्लेख है वो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में मिलता है। एक इनके यहाँ बीसल देव क्या है, एक प्रमुख कवि थे सोमदेव। सोमदेव काफ़ी पॉपुलर, यानी इनको संरक्षण प्राप्त था बीसल देव के दरबार में। और सोमदेव की बहुत ही फेमस पुस्तक है सोमदेव, जिसमें इन्होंने विग्रह राज अर्थात बीसल देव का जिक्र किया है। और उस पुस्तक नाम है ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज, जो कि बीसल देव विग्रह राज या चतुर्थ विग्रह राज बीसल देव के समय पर लिखी गई थी, अर्थात इन्हीं के लिए लिखी गई। इन पर इनके पूरे शासन प्रशासन राजनीतिक स्थिति प्रशासनिक स्थिति का विधिवत वर्णन इसमें मिलता है, जो कि इनके दरबारी कवि थे जिनको संरक्षण प्राप्त था वो थे सोमदेव। तो कई बार ये पूछा जाता है सोमदेव किसके दरबार में थे, तो विग्रह राज चतुर्थ या चतुर्थ विग्रह राज बीसल देव के दरबार में थे। क्लियर। उसके बाद एक प्रमुख व्यक्ति जो अर्णोराज हैं, इन्होंने शैव ये एक्चुअली में शैव मत को मानते थे, शैव मतानुयायी थे। इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने कराया था। क्लियर। और इन्होंने जैन विद्वान धर्मघोष सूरी को संरक्षण प्रदान किया था। धर्मघोष सूरी को, जैन धर्म के थे धर्मघोष सूरी, जिनको इन्होंने संरक्षण दिया था अपने दरबार में, वो थे अर्णोराज। ठीक है। और अपने पुत्र इनकी हत्या पितृहंता के रूप में, इनका एक पुत्र था जगदेव। जगदेव ने अपने पिता को मारकर गद्दी हथिया ली थी, अर्थात अर्णोराज के पुत्र ने, अर्णोराज के पुत्र कौन है, जगदेव, जिन्होंने अपने पिता को मारकर अगला शासक बना चौहान वंश का। क्लियर। और पृथ्वीराज तृतीय बहुत ही लोकप्रिय शासक हुए हैं इस वंश के। और इन्होंने स्पेशली इनके 3 प्रमुख युद्ध मोहम्मद गौरी से जो इन्होंने लड़े थे वो फेमस है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 ये लिखा है, सॉरी 1191, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। और ये दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। क्लियर। और तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 में होता है, इसमें गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन जब द्वितीय युद्ध होता है और चौहान साहब को ये जरा भी इस चीज़ के इल्म नहीं होता है कि गौरी इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई उसकी सेना वो स्वयं, और इतनी जल्दी वापसी कर जाएगा, लमसम 7 से 8 महीने के बीच में गौरी ने पुनः आक्रमण कर दिया। और इस बार चौहान साहब हार गए और उनकी वहीं पर मैदान में हत्या कर दी गई, रण क्षेत्र में, रणभूमि में, जिसकी वजह से गौरी ने वहाँ पर अपनी सत्ता अपना ली थी। गौरी का ही अगला गौरी के साम्राज्य को चलाने के लिए जो वंश चलता है गुलाम वंश था, जो कि इसके आगे सल्तनत काल हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर। ये रही। और 1182 में चंदेल शासक परमार्दी देव तथा 1186 में चालुक्य शासक भीम द्वितीय को परास्त किया था। ये दो व्यक्ति हैं भीम द्वितीय, स्पेशली इनका वंश पूछा था किस वंश से हैं। ठीक है, तो ये चालुक्य वंश से हैं। क्लियर। आगे गुजरात के अनिलवाड़ा के चालुक्य या इन्हीं को सोलंकी के चालुक्य भी बोलते हैं। चालुक्य या सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों से का ये मानना था और मूल राज प्रथम इनके संस्थापक थे। और भीमदेव इनके यहाँ एक शक्तिशाली, एक योग्य, एक बहादुर शासक था जिसने महमूद गजनवी का आक्रमण 1025 में इनसे हुआ था। और क्या बोलते इसको, सोमनाथ का मंदिर गजनवी लूट कर ले गया था। उसके बाद इनके सेनापति हैं, कौन, भीमदेव प्रथम के सेनापति हैं विमल देव। विमल देव या विमल शाह, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये विमल देव के सेनापति, सॉरी भीमदेव के सेनापति थे, कुछ कहते हैं उनके सामंत थे, जिसकी वजह से इन्होंने ही माउंट आबू पे दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि पार्श्वनाथ, सॉरी ऋषभ देव को समर्पित है। क्लियर। आगे इसके बाद अगले शासक जय सिंह सिद्धराज।
सिद्धराज की उपाधि के साथ एक गद्दी पर बैठता है जय सिंह। क्लियर। और इसकी टाइमिंग है 1094। सिद्धराज जय सिंह सिद्धराज जय सिंह जो कि सिद्धराज की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। इनकी टाइमिंग है 1024 से 1064 तक ये गद्दी पर बैठते हैं। प्लस ये सस्ते 1094 से 1153 तक 1094 से 1153 इनकी टाइमिंग है। और इन्होंने मालवा को जीतने के बाद अवंती नाथ की उपाधि धारण की थी। मालवा विजय उपरांत इन्होंने अवंती की उपाधि धारण की थी और सिद्धराज की उपाधि के नाम से गद्दी पर ही बैठे थे स्वयं। इनके यहाँ प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र, बहुत पूछा था हेमचंद किसके दरबार में थे, तो चालुक्य वंश के थे। और जयसिंह सिद्धराज के दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त था। हेमचंद की पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बताना इंपॉर्टेंट है। परशिष्ट परमम, तिषष्टि सलाका चरित पुरुष, मंत्री उदयन के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया था। मतलब ये जो एक्चुअली में जयसिंह सिद्धराज हैं, इनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने मंत्री उदय के पुत्र वाहर को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उदय के पुत्र वाहर को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था कि इन्होंने जयसिंह सिद्धराज ने। उसके बाद इस युग का दूसरा योग्य शासक कुमारपाल आता है, जिसकी टाइमिंग 1153 से 1171। कुछ इतिहासकार 72 बताते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होता है, इनकी टाइमिंग नहीं पूछी जाएगी। इन्होंने परम अरहत की उपाधि धारण की थी। परम अरहत की उपाधि धारण की थी कुमारपाल ने। क्लियर। दूसरी चीज, हेमचंद ने जैन धर्म में दीक्षित किया था, अर्थात हेमचंद जो कि जयसिंह सिद्धराज के दरबार में संरक्षण प्राप्त था, उन्हें कुमारपाल के भी दरबार में संरक्षण प्राप्त था। और हेमचंद ने ही कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था, जैन धर्म की दीक्षा दी थी हेमचंद ने कुमारपाल को। कुमारपाल बहुत योग्य शासक था, जिसकी वजह से इन्होंने पशु हत्या, जैन धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म में पशु हत्या, मद्यपान और क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य में, अपने क्षेत्रफल में, अपना इनका जो एरिया था वहाँ पर इन्होंने मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा और पशु हत्या पर इन्होंने भी प्रतिबंध लगा दिया था। जयसिंह सूरी कवि ने कुमारपाल चरित में यशोगान किया है। जयसिंह सूरी कवि ने कुमारपाल चरित में कुमारपाल का यशोगान किया है। ठीक है। जबकि अगला शासक अजय पाल आता है। ये जो पाल है ना, ये एक्चुअली में ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में पाल वंश से कौन सा है, तो ये पाल, कुमारपाल, अजय पाल, इन सबको सोचकर मत कभी पाल वंश में टिक करना। क्लियर। आगे अजय पाल 1172 से 1176 शैव जैन धर्म अवलंबी थे। शैव और जैन धर्म अवलंबी थे, और जो कि अजय पाल के शासन काल में शैव और जैन धर्मावलंबियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शैवावलंबियों ने जैन धर्म के मंदिर तोड़ दिए थे, उनको काफ़ी क्षति पहुंची थी। क्लियर। जबकि ये जो कुमारपाल है, कुमारपाल के शासनकाल में कसाईयों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा था। उसका रीज़न है कि जो ब्राह्मण थे वो एक्चुअली में मृग चर्म का इस्तेमाल करते थे बैठने के लिए। और जब शिकारियों को शिकार करना ही उनका व्यवसाय ही बंद कर दिया गया, तो चर्म यानी चमड़ा कहाँ से आएगा? मृग चर्म। ठीक है। जिसकी वजह से सन्यासियों को मृग चर्म मिलना भी बंद हो गया। और ये सारी कहानी कुमारपाल के समय की है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप आए तो अजय पाल के समय पर जैन धर्म अवलंबियों के बीच युद्ध हुआ था, और मूलराज प्रथम संस्थापक और मूलराज द्वितीय आगे आते हैं। 1176 से 78 आबू पर्वत के निकट गौरी को हराया था, मोहम्मद गौरी को, और ये गौरी की बाद में प्रथम हार थी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्लियर। आगे दूसरी चीज़, जबकि भीम द्वितीय जो हैं,
इनकी टाइमिंग 1178 से 1238 है। और भीमद्वितीय अंतिम महान शासक, अंतिम शासक ही नहीं है लेकिन अंतिम महान शासक हैं, क्योंकि इनके बाद से जो भी शासक आते हैं उनके समय से चौहान वंश, चालुक्य वंश का पतन स्टार्ट हो जाता है। तो ये अंतिम योग्य शासक थे। और 1178 में गौरी को गुजरात आक्रमण में विफलदेव को हरा दिया था उन्होंने, गुजरात के आक्रमण को विफल कर दिया था। गौरी का गुजरात में आक्रमण था 1198 में, जिसको भीमद्वितीय ने विफल कर दिया था। क्लियर। दूसरी चीज़ आप अगर देखें 1178 से 1138 की जब आप बात करेंगे तो एक्चुअली में इन्होंने गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उस समय इनका शासनकाल चल रहा है। 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अन्हिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और रायगढ़ अंतिम गुजरात का हिंदू शासक था, और जिसने रायगढ़ जो कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, और इसी के समय अलाउद्दीन ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर। और चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। ये इनकी प्रशासन प्रणाली से ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसके समय महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए चालुक्यों के समय महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। क्लियर। तो ये रहा आज का अंतिम और राजपूत काल का अंतिम पार्ट था, और पेट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। और चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।